हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पर हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में रिडक्शन कर लिया था। आज बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। अगर मैं इस पेज को यहाँ देखिए, बिल्कुल लास्ट में ऑक्सीडेशन की बात कही गई है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। ठीक है, यानी यहां से कर क्या रहा है, ये जो दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ये जो दो हाइड्रोजन हैं, ये देखिए इसका रिमूवल हो रहा है। क्या हो रहा है? निकल रहे हैं ये दोनों। तो जब ये दो हाइड्रोजन निकलते हैं, और आपको पता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही क्या है? ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब भी कभी हम लॉस कराते हैं हाइड्रोजन का तो हमें कार्बोनिल मिलता है। क्लियर है? मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। मैं इस 1 डिग्री के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा रहा हूं, तो ये बनता है एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्लियर है? अब इस एल्डिहाइड को अगर मैं फर्दर ऑक्सीडाइज कराऊं, अगर इस एल्डिहाइड को मैं एक बार फिर ऑक्सीडाइज करा दूं, तो अब ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल था, दिस इज एल्डिहाइड, और ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही रोक दूं यहां पर, तो ये जो कराते हैं दिस इज कॉल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड जब बनेगा तो ये माइल्ड वाले कराएंगे, और जब 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड तक माइल्ड होगा, अगर मैं वही रिएक्शन को 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक पर रोक दूं, है ना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये कहानी है 1 डिग्री अल्कोहल की। अगर मैं सेकेंडरी ले लूं, ये वाला, इसको ऑक्सीडाइज अगर आप करें तो ये बनाता है कीटोन। क्या बनाएगा? कीटोन। कोई भी ले लो, चाहे माइल्ड वाला ले लो, चाहे स्ट्रॉन्ग वाला ले लो, दोनों के केस में हमें क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। ये सेकेंडरी था और ये मेरा बन गया कीटोन। क्लियर है? अब आते हैं टर्शियरी अल्कोहल पे। देखिए, ये होता है टर्शियरी अल्कोहल। जब इसको आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी हमने NCERT के पेज में देखा था कि हमें हाइड्रोजन निकालना हो रहा है। ठीक है, कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब इस पे हाइड्रोजन नहीं है तो इसका क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ये ऑक्सीडाइज ना हो करके ये डिहाइड्रेशन होता है। इसमें वाटर का लॉस होके एल्कीन बनता है। मैं बताऊंगा आगे कैसे। अभी बस आप इतना जानिए कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा पहले एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड जाएगा कार्बोक्सिलिक में। अगर हमने स्ट्रॉन्ग लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल सीधा कार्बोक्सिलिक बनाएगा, अगर हमने माइल्ड लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमें कीटोन मिलेगा, और दोनों से मिलेगा, चाहे आप स्ट्रॉन्ग लीजिए चाहे आप माइल्ड लीजिए। अगर आप टर्शरी लेते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और माइल्ड वाले लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें तो एक होता है केमेनोफोर एसिडिफाइड, है ना, H+ की प्रेजेंस में, या H2SO4 ले सकते हो आप। दूसरा इसमें होता है CrO3 H+ के साथ एसिडिफाइड, यानी H2SO4 के साथ ले सकते हैं CrO3 भी। ठीक है,
तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग में। अब आते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, माइल्ड वाला में आप लिखेंगे, माइल्ड में होगा आपका पीसीसी एक है, विच इज कॉल्ड पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर हम केवल CrO3 ले रहे हैं, CrO3, तो ये भी मेरा क्या है, माइल्ड है। देखो अंतर समझो, CrO3 अगर एसिडिफाइड कंडीशन में है तो स्ट्रॉन्ग, CrO3 अकेला आएगा तो माइल्ड होगा। और एक है PDC, पिरिडीनियम डाई क्रोमेट, और एक आता है कॉपर, कॉपर आई थिंक 300 के आसपास, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर को लेंगे तो ये भी क्या होगा, माइल्ड। आइए देखते हैं पेज पे। देखिए यहां देखिए इन्होंने क्या लिया है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है किसमें, कार्बोक्सिलिक में। यहां देखिए दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव यू कार्बोक्सिलिक। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड केमेनोफोर आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब हम यहां से यहां डायरेक्ट आ सकते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें। क्या हो सकता है वो, एसिडिफाइड केमेनोफोर। CrO3 in anhydrous medium is used as the oxidizing agent for the isolation of aldehyde। मतलब अब ये माइल्ड हो गया। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल में CrO3 केवल ले लूं, एसिडिफाइड नहीं, केवल CrO3, तो ये बना देगा एल्डिहाइड। ऐसे ही मैं PCC ले लूं, दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, आप देख सकते हो प्राइमरी अल्कोहल को ये एल्डिहाइड पे ही रोक देता है, ठीक है। यहां देखिए दिस इज प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज एल्डिहाइड, बाकी कुछ नहीं हुआ है चेंज, देख सकते हैं आप। सेकेंडरी को कीटोन बना देगा CrO3, ठीक है। CrO3 क्या कर देगा भाई, सेकेंडरी को क्या कर देगा, कीटोन। नेक्स्ट आते हैं टर्शरी अल्कोहल पे। अब देखिए अगर टर्शरी अल्कोहल आपके पास है तो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज तो नहीं होने वाला है। अब कॉपर वाला देखते हैं केस। प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि कॉपर क्या है, माइल्ड है, तो कॉपर क्या करेगा, प्राइमरी को एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी को कीटोन बनाएगा। केल्विन टेम्परेचर 300 या 573 केल्विन आप यहां देख सकते हो। अच्छा देखिए यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो जा रहा है, एलिमिनेशन हो जा रहा है, इसीलिए एल्कीन बन रहा है। कैसे बनाएंगे, अल्फा कार्बन से OH निकालेंगे और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, कुछ इस तरीके से। देखिए दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अल्फा से जब OH हम निकाले तो OH माइनस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ प्लस, और H प्लस जब निकला तो यहाँ माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या कर देगा, डबल बॉन्ड। तो ये लॉस ऑफ वाटर है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ भी CH3। तो ये टर्शरी अल्कोहल था, कॉपर के साथ क्या दे देगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमें एल्कीन मिलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ methanol and ethanol in the body produces the corresponding aldehyde followed by the acid. At time the alcoholic by mistake drink ethanol mixed with methanol also called denatured alcohol। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए जब इथेनॉल के साथ मेथेनॉल मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। इन द बॉडी, अब जैसे आपने अल्कोहल है आपने ले लिया, इसका इंटेक किया आपने, तो मेथेनॉल के साथ, है ना, तो मेथेनॉल अगर है तो पहले वो बनेगा एल्डिहाइड बनाएगा अपना, ठीक है, मेथेनल जिसे कहते हैं। उसके बाद वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक। और जैसे ही आप इसको लोगे तो ये जहरीला होता है। देखिए क्या लिख रहा है, अब मेथेनॉल पॉइजन पेशेंट इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड
इज स्वैप्ड अलोइंग टाइम फॉर किडनी टू एक्सक्रीट मेथेनॉल। मतलब जब आप इसको इनटेक करते हो बॉडी में तो क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है। यहाँ देखिए, कॉज ब्लाइंडनेस एज वेल एज डेथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा डालते हैं इसमें जो इस ऑक्सीडेशन को रोकता है बॉडी में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब आप कोई अल्कोहल लेते हो उसमें मेथेनॉल अगर होता है तो ये क्या कह रहे हैं, एक इंट्रावेनस इन्फ्यूजन डाइल्यूट इथेनॉल द एंजाइम करेस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड इनटू एसिड इज अलाउइंग टाइम टू किडनी टू एक्सक्रीट मेथेनॉल। मतलब वो चीज़ क्या करता है, मेथेनॉल को बॉडी से निकाल देता है। ठीक है, तो जब कोई जहरीली शराब पीता है तो उसके साथ ये होता है, उसकी डेथ हो जाएगी और क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, सरकार ने इसीलिए क्या किया है, अल्कोहल में थोड़ा सा मेथेनॉल मिलाता है ताकि आप सीरियस होइए, इसको पीना नहीं चाहिए। क्योंकि अल्कोहल का सिर्फ यूज़ इसी में नहीं होता है, इसको अभी हमने पढ़ा था, उसको फर्नीचर को पॉलिश करने में भी यूज़ होता है, बहुत जगह इसके यूज़ हैं, मेडिसिन में भी हो सकता है। आगे देखते हैं इसके क्या है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल आ गई है। चलिए फिनॉल की रिएक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसको आपको अलग से समझा देता हूँ। इसे हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी किया हुआ था। यहाँ देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फिनॉल है, लोन पेयर होगा, अब इस पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर रिंग के साथ क्या हो रहा है, रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप इसका बनाइए तो कुछ ऐसा बनेगा। अगले स्टेप में क्या होगा भाई, ये इधर डीलोकलाइज होगा, ये ब्रेक करेगा, आगे क्या होगा, देखिए हमने ये भी सीखा है कि आर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या होती हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डायरेक्टली, तो मैंने ये देखा कि आर्थो पे निगेटिव आ रहा है, पैरा पे निगेटिव आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो डोनेट कर रहा है रिंग को इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना, ये प्लस एम के थ्रू डोनेट करता है, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और हम जानते हैं जब रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, एक्टिवेट होती है रिंग, और ऐसे ग्रुप्स हमारे कहलाते हैं एक्टिवेटर। अब ये खास बात है कि किस पोजीशन पे बढ़ रहा है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि निगेटिव आ रहा है आर्थो पे, निगेटिव आ रहा है पैरा पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज एक्टिवेटर, एक्टिवेटर एज वेल एज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का वेलकम आर्थो पे भी करते हैं और कहां करते हैं, पैरा पे। अगर मैं एनसीईआरटी पेज की बात करूं तो यहां देखिए हर एक चीज दी हुई है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, पहले मैं इस लाइन को पढ़ देता हूं, अगर मुझे कुछ काम का दिखेगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर मैं वो कवर कर लिया हूं तो छोड़ देता हूं। In phenol, the reaction that takes place on the aromatic ring electrophilic substitution reaction, the OH group is attached to the benzene ring, activate it towards electrophilic substitution as it direct the incoming group at ortho para। ये हमने इतना कर लिया है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं नाइट्रेशन का। देखिए होता क्या है, ये जो डाइल्यूट HNO3, अगर आपको याद हो बेंजीन में हम यहां लेते थे कंसंट्रेटेड HNO3, यहां क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट HNO3। क्यों डाइल्यूट ले रहे हैं भाई, क्योंकि OH अपने आप में क्या है, बहुत ही एक्टिवेट है, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है डोनेट करके। बेंजीन में न तो कोई ग्रुप लगा था जो एक्टिवेट करता हो, इसीलिए वहां पे लेना पड़ रहा था।
तो जब आप डाइल्यूट HNO3 ही केवल ले लो तो NO2+ बनता है इसका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है और ये लोन पेयर यहां होता है ऑक्सीजन पे, और आपको पता है इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब हुआ, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पे जोड़ेगा और पैरा पे भी जोड़ेगा। हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इतने को क्या कहते हैं, फिनॉल, है ना। और नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है, आर्थो पे। अब खास बात यह है, आपने 11th में अगर पढ़ा हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा निगेटिव, हियर वी हैव अ इंट्रैक्शन। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक रिंग बन रही है, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये इनसाइड द सेम मॉलिक्यूल हो जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हो द आर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यानी जब हमें यहां दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आर्थो और पैरा, और आपसे पूछ लेगा कि कैसे इसको सेपरेट करेंगे, तो इट कैन बी फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन। आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल। ये स्टीम वोलाटाइल होता है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कैसी वाली, इंट्रा वाली। while para-nitrofinol is less volatile due to intermolecular association इसमें होता है। इसमें क्या होता है भाई, यहाँ NO2 है, यहाँ क्या करो, इधर NO2 लिख दो, इधर OH कर दो, तो ये इसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ बना रहा है। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिखा भी है, दिखा। तो ये पैरा का और आर्थो का केस है। नेक्स्ट आते हैं बात करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 की। देखिए अब कंसंट्रेट ले रहे हैं फिनॉल में ही, अभी तक डाइल्यूट लिया था हमने। तो जब कंसंट्रेट HNO3 लोगे और ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगेन इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इस बार क्या होगा, जितनी आर्थो और पैरा पोजिशन है सब पे NO2 लगेगा और हमें क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कन्वर्जन में कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाइए, फिनॉल से क्या बनाइए, पिक्रिक। कैसे बनाएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। Nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with the concentrated sulfuric which converts it to phenol 2,4-disulfonic acid and then with concentrate nitric acid to get 2,4,6-trinitrophenol. Can you write the equation of the reaction involved? ये देखिए, ये है हैलोजिनेशन। क्या है, हैलोजिनेशन है। On treating phenol with the bromine, different reaction products are formed under different experimental condition. देखिए ये फिनॉल है, इस पे ब्रोमिनेशन करा रहा है, ठीक है, और क्या ले रहा है, CS2। CS2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट या CHCl3 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट। और क्या होगा, पैरा विल बी मेजर, ठीक है। पैरा क्या मिलेगा, मेजर। यहां देखिए क्या लिखा है, द यूजुअल हैलोजेंस ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस। वही बात यहां फिर कह रहा है। आपको याद हो, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कराया था ब्रोमिनेशन में, तो यहां लेते थे एक लुईस एसिड, याद आया। क्यों लेते थे, क्योंकि इस पे ना तो एक्टिवेटर, ये क्या है, बेंजीन न्यूट्रल है, एक्टिवेटेड तो है नहीं। यहां क्या है, एक्टिवेटर लगा हुआ है, तो ये इसको एक्टिवेट कर दे रहा है, इसलिए हमको किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन को कराने में। नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं इसी रिएक्शन को पोलर सॉल्वेंट में करा दूं, किस में करा दूं, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर कौन सा है भाई, वाटर। क्या है, वाटर।
वाटर अगर मैं यहां ले लूं, यहां लिखा हुआ है 2,4,6 ट्राइबोनोफिनॉल इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज ट्रीटेड दिस फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर। तो अगर ब्रोमीन के साथ वाटर ले रहे हो आप तो पोलर सॉल्वेंट है और क्या करेगा, आर्थो और पैरा, 3 मोल ब्रोमीन है, तीनों कहां लग जाएंगे, आर्थो और पैरा पे। बाकी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, राइट द स्ट्रक्चर द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। 3 मेथिल फिनॉल क्या होता है भाई, ये है फिनॉल, ये है फिनॉल, और यहां लगा दो मेथिल नंबर 3 पे। दोनों क्या है, डोनर है, एक हमारा प्लस एम के थ्रू देगा, ठीक है। अच्छा ये ऐसे समझो, अगर यहां प्लस एम लगेगा तो इसका प्लस आई लगेगा, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता है, ठीक है। अगर तुम इसको मेन मान रहे हो, प्लस एच से दिया तो ये माइनस आई लगाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब ये दोनों डोनर हमारे पास हैं, CH3 भी है और ऑक्सीजन भी है, तो स्ट्रांग है मेरा प्लस एम वाला, तो हम उसके हिसाब से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डिसाइड करेंगे। और डाई नाइट्रेशन का मतलब है कि NO2 को जोड़ना है आपको 2 बार, तो इसके हिसाब से जो पोजिशनिंग आएगी वो क्या आएगी भाई, आर्थो और पैरा। तो ये है आर्थो, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये है आर्थो, ये है आर्थो और ये है पैरा। 2 बार कराना है। देखो यहां तो बनेगा, अब यहां और यहां पे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं मेथिल और OH के बीच में NO2 को लगाऊंगा तो थोड़ा सा स्टेरिक क्राउडिंग है, यहां देखिए मेथिल भी है OH भी है, तो यहां पे तो प्रॉब्लम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस है। NO2 यहां जोड़ दीजिए, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए इन्होंने बनाया भी है, सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन देखिए कहां लगा हुआ है NO2, देखा, ये एक बार पैरा पे और एक बार आर्थो पे, इस साइड में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोल्बे रिएक्शन। इसमें क्या कह रहा है भाई, फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल towards electrophilic aromatic substitution, hence it undergoes electrophilic substitution with CO2. A weak electrophile orthohydroxybenzoic acid is formed as the main reaction product. मैकेनिज्म इसकी दिया तो नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अपने तरीके से, कोल्बे को। दिस इज कोल्बे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रोडक्ट हमें मिलता है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नीट जेई में कि फिनॉल की रिएक्शन जब फिनॉल की रिएक्शन जब CO2 के साथ NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो जो बनता है वो क्या बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज पूछ सकता है कि सैलिसाइलिक एसिड फिनॉल से बना रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है तो कोल्बे होगी। ऐसे तमाम क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको समझाऊं तो देखिए, ये है मेरा फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं NaOH CO2 के साथ, तो हमें मिलता है सैलिसाइलिक एसिड। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, देखिए रिएक्शन को करा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में, और हम जानते हैं कि फिनॉल के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। फिनॉल के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये इसको ग्रैब करेगा और हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है। अब थोड़ा यहां से समझने वाली बात है, देखिए CO2 ऐसे होता है,
CO2 का जो कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, उस पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहां पर ऑक्सीजन पे निगेटिव है। अब देखो दो चीज है, ये रेजोनेंस में भी है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप बनाइए, मैं यहां बना देता हूं, देखिए ये ऐसे डोनेट करेगा तो ये ब्रेक करेगा, ये। अब थोड़ा सा समझिए, यहीं पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम करती है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है एक फॉर्म में और दूसरे फॉर्म में कार्बन पे नेगेटिव है। अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो कार्बन पर नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ऐसे कराओ, थोड़ा सा किताबों में आप देखोगे तो ऐसे एरो बनता है, फिर ये डबल बॉन्ड ऐसे इस कार्बन पे अटैक करता है, फिर ये ब्रेक कर जाता है। किसी भी CO की तरफ आप ब्रेक करा सकते हो ऐसे, या आप ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है, ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ले लो और यहां CO2 ऐसे लिख दो और इसको ऐसे इस पे अटैक करो, ये ब्रेक करा दो। दोनों का मतलब वही है, ठीक है। चाहे आप इसको डोनेट करा के इस पाई बॉन्ड से करा दो, चाहे आप उधर से करा दो, दोनों सही है। क्लियर है? तो मान लो मैंने ऐसे किया, तो अब इस पूरे कांड से जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, वो डबल बॉन्ड यहाँ ये। अब देखिए इस कार्बन से अगर इस कार्बन को जोड़ो तो ये लीजिए डबल बॉन्ड, ओ ब्रेक करेगा O माइनस में, हियर वी हैव डबल बॉन्ड O, यहाँ एक हाइड्रोजन, दिखा कुछ इस तरीके से। अब यहां पर क्या होगा, अब देखिए या तो ये इसका टॉटोमर बना दो, दिस इज कीटो फॉर्म, तो इनॉल फॉर्म बन जाएगा, या एक काम और कर सकते हैं, O माइनस से क्या होगा, इस H को दिला दो और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, फिर ये ब्रेक कर जाएगा, दिखा। तो अब जो हमें मिला, क्या मिला, यहां OH, यहां डबल बॉन्ड O, सॉरी यहां OH होगा, जब ये ऑक्सीजन H को लेगा तो यहां OH हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, शुरू में क्या हुआ था, NaOH, जब OH इस H को लिया तो वाटर बना था, तो हमारे पास वाटर है सोल्यूशन में, तो ये O माइनस इस H को लेगा और क्या बना देगा, OH, और आर्थो पे क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक। सो इसे ही बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज कोल्बे। फिर से समझ लीजिए कैसे हुआ है। अच्छा, मैंने आर्थो से कराया है, अगर तुम्हें पैरा से कराना होगा तो क्या करोगे, एक बार इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के यहां निगेटिव ला दो, देखा, फिर ये इस कार्बन से नेगेटिव चार्ज इस CO2 पे अटैक करेगा। क्लियर है? आर्थो मेजर होता है, इसीलिए हम आर्थो की बात करते हैं। क्यों मेजर होता है भाई, क्योंकि यहां देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, है ना, तो ये इसको बांधे रखता है, स्टेबलाइज करता है। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बेस ने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड का नेगेटिव बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, तो हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के हम CO2 पे अटैक कराएं, या यहीं से O माइनस डोनेट किया, इस कार्बन से ये CO2 पे अटैक हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहां देखिए CO माइनस जुड़ गया एट आर्थो। अब ये O माइनस इस प्रोटॉन को लेगा, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को देगा। क्यों देगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी हमें चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। अभी यहाँ ये एरोमेटिक नहीं है, तो अब यहाँ पे ये एरोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बेंजीन हमें मिल गई है। अब O माइनस क्या करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा वाटर से। यहां देखिए क्या हुआ है, फिनॉल जब NaOH से ट्रीट कराए तो सोडियम फिनॉक्साइड, देन इट रिएक्ट्स विद CO2 एंड आफ्टर वी हैव H+, सो हमें मिल गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक। क्या मिला, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक। इसे ही बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कोल्बे। नेक्स्ट आती है रीमर टीमैन रिएक्शन, इसको भी देख लेते हैं। इसकी भी मैकेनिज्म मैं आपको सिखा देता हूं। कह रहा है कि ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, CHO group is introduced at ortho position of benzene ring. This reaction is called as Reamer-Tiemann reaction, and the intermediate of this
बेंजल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाई टू प्रोड्यूस सैलिसैल्डिहाइड। देखिए यहां पे जो दिया है मैं इसकी मैकेनिज्म अपने तरीके से सिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले हमने लिया फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, CHCl3 NaOH के साथ, तो हमें मिलता है क्या, आर्थो पे एल्डिहाइड, इसे ही बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म देखिए कैसे होगी। सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है दिस इज CHCl3, NaOH जो होगा, जो बेस है OH आयन, इट विल ग्रैब द हाइड्रोजन ऑफ कार्बन बिकॉज इट इज हाईली एसिडिक। क्यों एसिडिक है, क्योंकि तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन से, तो यहां आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये Cl एक निकाल दीजिए आप ऐसे, तो हमें मिलता है कार्बन हैव अ लोन पेयर विथ 2 क्लोरीन बॉन्ड, इसे ही बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन हो रहे हैं, तो जब भी 8 से कम होता है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, तो इस रिएक्शन का ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। अब खेल शुरू होता है फिनॉल के साथ। फिनॉल के पास भी एक क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस आया, इस H को निकाला, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, देखा, वही सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, अब इसी इलेक्ट्रोफाइल जो कि क्या है डाइक्लोरोकार्बीन, इसी पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ऐसे देगा और ये पाई बॉन्ड इस पे रिएक्ट करेगा ऐसे, देखा। चाहे आप रेजोनेंस बना के आर्थो से करा दो, चाहे ऐसे करा दो। अगर मैं इसको बनाऊं तो यहां डबल बॉन्ड O और इसी कार्बन से CCl, यहां दो, एक नेगेटिव, यहां H, देखा। अब क्या करेंगे, अगेन वी हैव अ नेगेटिव ऑन अ कार्बन सो इट विल ग्रैब द हाइड्रोजन, ये इस H को ले लेगा, यहां पे ये डोनेट करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है, क्योंकि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी है अभी, और अगर हम ऐसा करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हमें क्या मिलेगा भाई, अब ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, यहां नेगेटिव और यहां CH विथ Cl2। अब देखिए 2 मोल हम क्या लाते हैं, OH आयन, या NaOH लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करेगा क्या, ये इन दोनों क्लोरीन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के हटा देगा और OH लग जाएगा, क्या लग जाएगा, OH। आपने पढ़ा हुआ है एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो हम यहां पे वाटर का लॉस कराएंगे, या अगर मैकेनिज्म के थ्रू समझो तो ये देखो लोन पेयर डोनेट करेगा CO को, OH बाहर करा देगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन सबसे आसान क्या है, आप ऐसे निकाल दो वाटर के फॉर्म में, तो जब लॉस ऑफ वाटर हुआ तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड CHO। अब देखिए हमने वाटर रिएक्शन में OH आयन जब H को लिया तो वाटर बना, ये वाटर है ही, तो H क्या ले लेगा, इस O माइनस इस H प्लस को लेके यहां क्या हो जाएगा, फिनॉल, और आर्थो पे एल्डिहाइड। तो ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। हर चीज बहुत क्लियर है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट का कॉमन नेम क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तमाम चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म से क्या बना, डाइक्लोरोकार्बीन विच इज अ इलेक्ट्रोफाइल हियर, एंड उसके बाद क्या होगा, इसका बेस जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड आर्थो पोजीशन पे डाइक्लोरोकार्बीन पे रिएक्ट करेगा, और हमें क्या मिला, फिर ये मिला, एक CHCl2 मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है।
आपके एनसीईआरटी में इसी को ही इसने क्या बोला, इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद दो OH आयन क्या करेगा, दोनों Cl को हटा के OH, और OH एक कार्बन पर अनस्टेबल है, तो यहां से लॉस ऑफ वाटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, देख सकते हैं आप, CHCl2 फिर NaOH आया, CHO फिर OH। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी रीमर टीमैन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द जिंक डस्ट। देखो जिंक को ऑक्सीजन पसंद है, तो ये क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, और बेंजीन हमारे पास बचा रहेगा। अब आपसे एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, लास्ट आते हैं ऑक्सीडेशन पे। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है, एंड वी कैन यूज Na2Cr2O7। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। ये फिनॉल को क्या करेगा, बेंजोक्विनोन में बना देगा। देखो इसको ऐसे याद कर लो आप, ठीक है, मैकेनिज्म पे चक्कर में मत पड़ो। मैं एक तरीका सिखा सकता हूं इसमें। देखो फिनॉल को अगर हम इसके टॉटोमेरिक फॉर्म में ले जाएं तो कुछ ऐसे शायद होता है क्या, यहां दोनों एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे आप लिख दो, देखा। अब क्या करो, इनको OH कर दो, ऑक्सीडाइज करा के इन्हीं दोनों हाइड्रोजन की जगह OH लगा दो। थोड़ा सा मैं ऊपर बना दूं, यहां बनाता हूं मैं। आपको पता है एक कार्बन पर दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, तो लॉस ऑफ क्या कराओ, वाटर। तो ये क्या बना देगा फाइनली, बेंजोक्विनोन। देखा। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। Na2Cr2O7 जब फिनॉल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो बेंजोक्विनोन बनाएगा। फिर कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी ये पूछ रहा है इक्वेशन क्या होगा रीमर टीमैन की, अभी हमने पढ़ा ही है जस्ट, तो इसे आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। एसिडिक कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल एंड ब्यूटेन 1 ऑल, दोनों पे आप क्या कराओ, कार्बोकेटायन बना लो पहले OH निकाल के। अब कार्बोकेटायन का बगल वाला क्या होगा, बीटा, उसी से H निकाल के एल्कीन बना दो, इजी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। यहां पे लगाओ OH भी और यहीं लगा दो मेथिल भी, तो ये प्रोटोनेट करेगा, है ना, एसिडिफाइड है, तो H+ के साथ ये प्रोटोनेट किया तो क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल विच इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ इसको, तो यहाँ देखिए कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन के पास नेबरिंग पोजीशंस हैं, देखो दिस इज β1 और ये दोनों β2 हैं, दिखा। तो एल्कीन यहाँ बनाइए आप, क्योंकि ये क्या है, सिटजैफ बनाना है हमें ज़्यादा स्टेबल वाला। तो यहाँ देखिए CH3 और यहीं पे बना दीजिए डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, सिटजैफ है, या जेटसा भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट दिए, इसमें बहुत कुछ आपको समझना नहीं है, बस इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाइए, इसको याद करिए। मेथेनॉल, मेथेनॉल कह रहा है कि वुड स्प्रिट है, बहुत ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वुड स्प्रिट इसे कहते हैं, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मेथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ZNO, टेम्परेचर मत याद रखिए, बस आपको याद रखना है ये रिएजेंट ZNOCr2O3 के साथ
CO जब हाइड्रोजन के साथ आता है तो बनाता है मेथनॉल। ये एक कलरलेस लिक्विड है जो कि बॉयल होता है 337 केल्विन पे। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, आप देख सकते हो बहुत ही पॉइजनस है। और हमने अभी अभी पढ़ा है अगर इसका इनटेक करेंगे तो ब्लाइंडनेस और डेथ हो सकता है। इसीलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, मेथनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। अब आती है इथेनॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं। इथेनॉल को बनाने का यहां मेथड दिया गया है, ठीक है, फर्मेंटेशन के थ्रू। यहां आपको ये एंजाइम याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम सुक्रोज लेते हैं, दिस इज सुक्रोज, बना रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज किस एंजाइम की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। और जब हमारा एक बार ग्लूकोज या फ्रक्टोज बन जाता है तो जाइमेज के साथ कराने पे हमें एथिल अल्कोहल और CO2 मिलती है। लिखा है इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन, द ओल्डेस्ट मेथड इज फॉर्म सुगर, द सुगर इज मोलासेस, सुगर केन और फ्रूट सच एज ग्रेप्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, both of which have a formula C6H12O6 in the presence of enzyme invertase. Glucose and fructose undergo fermentation in the presence of another enzyme जाइमेज। तो इसको थोड़ा एक दो बार याद करोगे तो हो जाएगा। सुक्रोज को ले जाएंगे जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो इन्वर्टेज, और जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज को बनाएंगे इथेनॉल में तो जाइमेज। क्लियर है। फिर यहाँ ऐसे ही कुछ लाइन दी गई हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। The action of जाइमेज is inhibited once a percentage of alcohol forms। ये पूरा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये इथेनॉल क्या है, एक कलरलेस लिक्विड होता है। एज अ सॉल्वेंट इसको पेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एंड द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग। ये लाइन बहुत ही काम की है, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड। अब देखिए कमर्शियल अल्कोहल में हम लोग मेथनॉल को भी मिलाते हैं, ठीक है। और क्या मिलाते हैं, एक ऐसा चीज मिलाते हैं जिससे कलर आता है। तो यहां आई थिंक दिया होगा, यस, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट से हमें कलर दिखता है। और स्मेल के लिए जो गंदी स्मेल आती है वो पिरिडीन के कारण आती है, और फॉल स्मेलिंग लिक्विड। ये सब जान के किया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति दूरी बनाए रखें, है ना। जब स्मेल गंदा करेगा तो लोग कम अट्रैक्ट होंगे, थोड़ा सा जहरीला होगा, नुकसान करेगा, तब भी लोग कम, लेकिन आज भी उसका यूज बराबर हो रहा है लोगों में। इट इज नोन एज अ डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो कमर्शियल जो एल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, पिरिडीन होता है। पिरिडीन को स्मेल के लिए यूज करते हैं और कॉपर सल्फेट को कलर के लिए। आगे पढ़ते हैं। आई थिंक इसके नीचे तो नहीं होगा, हाँ ठीक है। अब हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ क्या है, अब आ गया ईथर। क्या आ गया भाई, ईथर। तो देखिए अगर एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड सच एज H2SO4, द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, यहां देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर का है। अगर रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो एल्कीन बनेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है। और अगर रिएक्शन को एसिड की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे कराएंगे, उससे थोड़ा कम, तो हमें सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। कैसे होता है, जैसे मान लो ये अल्कोहल था, H+ की प्रेजेंस में प्रोटोनेट हुआ। अब ये दूसरा मोल का क्या है, हाँ ठीक है, अल्कोहल है। ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर करा देगा, और बाद में ये H+ भी निकल जाएगा। यहां देखिए आप, दिस इज C2H5 सपोज टू बी, एंड दिस इज आल्सो C2H5। देखा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कार्बन चेन में प्रॉब्लम कर दी है। मैकेनिज्म ऐसे ही होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अल्कोहल इस पे आएगा अटैक करने, इसको बाहर करा देगा एज अ लीविंग ग्रुप, यही इसका तरीका है। आप देख सकते हो पहले क्या हुआ, अल्कोहल प्रोटोनेट हुआ, पहले क्या हुआ, अल्कोहल ये प्रोटोनेट हुआ H+ के साथ, तो ये बना।
फिर जो दूसरा अल्कोहल आ रहा है, इसने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक किया और वाटर को बाहर कर दिया, बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बना रहे हैं क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसीलिए रिएक्शन को कराने के लिए क्या कराते हैं, SN2 टाइप कराते हैं। दिस इज SN2 टाइप। इसके कार्बन पे अटैक करेगा, वो बाहर हो जाएगा और बाद में क्या होगा, ये H+ निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमें डाई इथाइल ईथर। अगर आप चाहें तो मैं इसको फिर से बना देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3CH2OH, क्योंकि रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, H2SO4 ब्रेक डाउन इंटू H+ NHSO4 माइनस। ठीक है, अब ये एथिल अल्कोहल क्या करेगा, H+ के साथ प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करने के बाद हमें क्या मिला, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा, O+H और यहाँ लोन पेयर। अब क्या होगा, दूसरा मोल आएगा अल्कोहल का CH3CH2OH। ये क्या करेगा भाई, SN2 टाइप। SN2 टाइप क्या होता है, इस कार्बन पे आएगा और इसको बाहर करा देगा। तो हमें क्या मिला, CH3 CH2 ऑक्सीजन प्लस, हियर H एंड हियर CH2 CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H+ निकल जाएगा। कौन निकालेगा, HSO4 माइनस। ये ग्रैब करेगा इस H को और हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 O CH2 CH3। दिस इज डाई इथाइल ईथर। और ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म। कब होता है, लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। देख सकते हैं आप, ये पूरा दिया हुआ है। क्लियर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अच्छा, एक चीज यहां पे मैंने बताना था, ये जो बन रहा है ईथर, ठीक है, ये जो ईथर हम बना रहे हैं, अगर हम वहीं पर सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल ले लें, क्या ले लें, टर्शरी अल्कोहल ले लें, तो अब जब ये प्रोटोनेट हो जाएगा तो पहले ये निकालेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। तो यहां क्या लिखा है, SN1 टाइप पाथवे। ठीक है, और अगर आप 1 डिग्री लेते हो तो SN2 टाइप रिएक्शन जाएगी। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन एंड कंज्यूम्ड एल्कीन आर इजीली फॉर्म्ड। तो यहां यही कह रहा है कि अगर आप सेकेंडरी या टर्सरी लोगे तो कार्बोकेटायन बनाएगा। कार्बोकेटायन एक बार बना तो एलिमिनेशन हो जाएगी बीटा H हटा के। ठीक है, यहां देखिए आप, द रिएक्शन follows SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary, about which you will learn in the higher classes. However, the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination compete over substitution and as a consequence alkene is formed. ठीक है, तो जब भी आप सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल लोगे एसिड की प्रेजेंस में, तो मोस्टली आपको एल्कीन बना देगा, ईथर कम बनेगा। ठीक है, अब आते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है एक, इसको भी मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए हमने एक लिया RX, एक एल्किल हैलाइड लिया हमने। ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं, पहले अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल की रिएक्शन कराई NaOH के साथ। NaOH जब बेस, तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करा देगा। अब जब एसिडिक हाइड्रोजन बाहर हो गया तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल भी है, और अगर हमें रिएक्शन में एल्किल हैलाइड मिल गया तो ये आएगा O-, इस कार्बन पे अटैक करेगा और X को बाहर करा देगा। ये कुछ SN2 टाइप का मैकेनिज्म है।
तो हमें मिलेगा ROR डैश। देखा, खास बात यह है इस रिएक्शन की, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की, कि जो आप एल्किल हैलाइड लो वो प्राइमरी लो, क्या लो, 1 डिग्री का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हम एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का लेते हैं, इसको आप टर्शरी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे यहां दिया हुआ है, देखिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड। दिख रहा है, ईथर कंटेनिंग सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शरी में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक। दिख रहा है आपको, डायरेक्ट कह रहा है कि SN2 अटैक होना चाहिए, और आपको पता है कि SN2 बढ़िया कब होगा, जब एल्किल हैलाइड क्या हो, प्राइमरी। क्या होना चाहिए, प्राइमरी। अच्छा, यहां पे एक चीज और इसने दिया है, देखिए, ये 2 चीज करा रहे हैं। कह रहे हैं कि बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। यहां इन्होंने क्या लिया, एल्किल हैलाइड को प्राइमरी ले लिया है। यहां पर इन्होंने एल्किल हैलाइड को प्राइमरी ले लिया है, और ये आया, इस पे अटैक किया। ठीक है, SN2 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कर लिया है। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड, यहां देखिए क्या हो रहा है, ये था RO माइनस, मैं RO माइनस की जगह CH3O माइनस ही कर देता हूं, और यहां मैंने ले लिया टर्शरी एल्किल हैलाइड, टर्शरी एल्किल हैलाइड, ये वाला। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये चले कि ये आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर करा देगा तो ईथर बन सकता है, तो ऐसा असंभव है। उसका रीजन क्या है, आपने पहले पढ़ रखा है कि ये SN2 टाइप होती है। तो SN2 में आप जानते हो कि स्टेरिक क्राउडिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और स्टेरिक क्राउडिंग अगर यहां है, देखिए आप, ये कार्बन मेरा क्या है, टर्शरी है, तो स्टेरिक क्राउडिंग होने के कारण ऐसा नहीं होगा कि ये आएगा, इस पे जुड़ेगा और ब्रोमीन बाहर करा देगा। इट विल बी एलिमिनेशन। क्या होगा, ये आएगा, बीटा H को निकालेगा, बीटा H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहां क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कीन, विच इज 2 मिथाइल प्रोपीन। देख सकते हो आप, ये आएगा, इस बीटा H को निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इन ब्रोमीन बाहर। इट इज because alkoxide are not only nucleophile but strong base as well, they react with alkyl halide leading to elimination reaction। ठीक है, और यहां पे इन्होंने बना के दिया भी है कि ये एक अच्छा मेथड नहीं है बनाने का। यहां देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि ये टर्शरी क्लोरीन को हटा के ये दे देगा, तो यहां आपसे पूछा भी है कि क्या मेजर बनेगा, तो मेजर में आप एल्कीन बना देना, यहां ईथर बनाया, तो ये तो नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टर्शरी है। तो ये क्या करेगा, इसको निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, Cl बाहर हो जाएगा, तो एल्कीन बनाएगा। क्लियर है। टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एल्किल हैलाइड ले लो प्राइमरी, इसको ले लो बल्कि वाला, ये आएगा, इस पे जुड़ेगा, Cl बाहर। देख सकते हो आप। फिनॉल के केस में भी ऐसे ही करते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनता है। पहले क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन कैसे बनेगा, देखिए, इसका H जो है एसिडिक होता है, NaOH आएगा, इस H को निकालेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड करेगा क्या, इस R पे अटैक करेगा और X को बाहर करा देगा, तो O के साथ R और यहां पर बेंजीन। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड विलियमसन ईथर। क्लियर है। फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई हैं, ये हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ रखा है, इजी है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कम समय में। देखिए, आपको पता है कि जो एल्केन होता है उसमें नॉन पोलर होता है, वो है ना,
इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप इंट्रैक्शन। इथॉक्सी इथेन एक ईथर है तो डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा निगेटिव, तो डाइपोल होता है यहां पे, डाइपोल। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसमें कम होगा और एल्केन में सबसे कम होगा। मेक सेंस? ये तो इस वाले की बात हो गई। आप देख सकते हो पूरा दिया हुआ है, जो चीज मैंने बताई है उसी फॉर्म में। नेक्स्ट आती है सॉल्युबिलिटी। देखिए ईथर जो है बहुत अच्छा सॉल्युबल तो नहीं है वाटर में अल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी वाली, बट ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो जाती है, ठीक है, बट ईथर में ये जो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन चेन होते हैं, है ना, देखो आप CH3OCH3, तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। तो जब हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है तो ये कम डिसॉल्व होगा H2O में। मेक सेंस? तो ईथर डिसॉल्व तो होगा बट उतना अच्छा नहीं होगा। अब आता है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। चेक कर लेते हैं इसके बाद इसमें बचता क्या है। फिर यही क्लीवेज ही है, फिर रिएक्शंस हैं। मुश्किल से 30 मिनट का और है और हम इसे नेक्स्ट टर्न पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगला जो सेशन होगा वो बिल्कुल इसका लास्ट होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने आज कवर किया है कोल्बे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और क्या किया, रीमर टीमैन किया हुआ है, और क्या किया, विलियमसन ईथर किया हुआ है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए लिखने की, ठीक है। उसके बाद हम इसको कवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।